बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग लर्निंग विद अली नाज़िर चैनल पर मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। हम लोग जो है इस चैनल को जो प्रमोट करने की कोशिश में लगे हैं, उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप लोगों को वेरिफाइड और रिसर्च बेस्ड मटेरियल जो है वो मिलता रहे। लर्निंग एक फ़न है और जो फ़न है, वो दरअसल ज़िंदगी का हिस्सा है। सो व्हेनेवर यू आर हैविंग लर्निंग इट मीन यू आर एंजॉयिंग द लाइफ। तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो रेलेवेंट मटेरियल लगेगा और उसके साथ-साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने कमेंट्स भी देते रहें और एनकरेजमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ब। लेकिन हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि जो वर्ब है उसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर 7 जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वर्ब के अलावा अगर वो सब भी मिल जाएँ तो तब भी जो है वो दे आर अनएबल टू मेक ए सेंटेंस, वो सेंटेंस नहीं बना सकते। लेकिन अकेला वर्ब जो है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो अकेला ही सेंटेंस बना सकता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि वर्ब जो है वो एक वाइटल पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा नाम जो है वो वर्ड क्लास भी होता है। हम उसे वर्ड क्लास का नाम देते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स इनटू नाउन्स, प्रोनाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड सो ऑन। तो हम वर्ब के बारे में कहते हैं। देखिए थोड़ा-सा मैं एक अंडरस्टैंडिंग आपको एनालॉजी की खातिर देना चाहता हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नेक है। तो अगर हम नेक को उतार दें या ह्यूमन बॉडी में से हार्ट जो है ख़त्म हो जाए, उसकी वर्किंग ख़त्म हो जाए या फिर लंग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए, उनकी वर्किंग ख़त्म हो जाए तो बॉडी नहीं रहती। लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी इंसान का हाथ कट जाए, किसी का पाँव कट जाए, तो ज़िंदगी रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ब होता है, वो बिल्कुल इसी तरह से हार्ट की तरह, नेक की तरह, लंग्स की तरह से होता है। दैट इज़ एज़ इम्पोर्टेंट एट द लंग्स। इसी वजह से इसको वाइटल हम कहते हैं। अब ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच दे आर इम्पोर्टेंट बट द वर्ब दैट इज़ द वाइटल वन। अब जो वर्ब है उसके अंदर 3 तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं हमेशा। उसमें बीइंग आपको मिलेगा, जिस तरह इज़, आर, एम, वाज़ वर्ब में। उसमें हैविंग मिलेगा, जैसे हैज़, हैव, हैड की सूरत में। और उसमें कोई एक्शन आपको मिलेगा, जैसे डूइंग और हैपनिंग की फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं 3 चीज़ें बीइंग, हैविंग और एक्शन, डूइंग और हैपनिंग की फॉर्म में वो हमें मिलता है। तो हम कहते हैं कि वर्ब जो है ना वो हमें ये फंक्शन परफॉर्म करके देता है किसी भी सेंटेंस में। अब देखिए ज़रा यहाँ पर हमने कुछ एग्ज़ाम्पल पुट कर ली। ही इज़ अ बॉय, हमने इज़ लगाया और इज़ बीइंग को शो कर रहा है। इज़, आर, एम, वाज़ वर जैसे ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि ये बीइंग को शो करता है। ही हैज़ ए कार, तो यहाँ पर जो हैज़, हैव, हैड है, ये हैविंग को, पोज़ेशन को ज़ाहिर कर रहा है। दे प्ले हॉकी, यहाँ पर मतलब देयर आर सम पर्सन, सम पीपल आर देयर एंड दे आर प्लेइंग हॉकी। कुछ लोग हैं जो हॉकी खेल रहे हैं। तो प्ले जो है यहाँ पर एक्शन डूइंग को ज़ाहिर कर रहा है और हॉकी इज़ प्लेड बाय देम, इसका मतलब है कि कोई एक्शन है जो कि उसकी हैपनिंग है। इज़ प्लेड खेला गया है। तो दिस इज़ द हैपनिंग दैट इज़ डन ओवर देयर। तो हम ये कहेंगे ओवरऑल कि जब किसी भी सेंटेंस में जो है बीइंग शो होता है या हैविंग शो होता है या एक्शन डूइंग की फॉर्म में या हैपनिंग की फॉर्म में ज़ाहिर होता है, तो हम कहते हैं ये वर्ब है। अब देखिएगा ज़रा फॉर्म ऑफ द वर्ब से हम बात कर लेते हैं। देखिए जब भी हम बात करते हैं ना करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ब में, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। कुछ लोग कहते हैं जी वर्ब की फॉर्म्स 3 होती हैं, कुछ कहते हैं जी वर्ब्स की फॉर्म 4 होती हैं। चलें, किसी हद तक तो बात ठीक है कि टेंसेस के लिहाज से हम कहते हैं प्रेज़ेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो चलें हम इसकी 3 कह लेते हैं और मतलब प्रोग्रेसिव फॉर्म है तो एंग्ज़लिक फॉर्म हम कह लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा ज़रा कि जब कभी भी कोई सेंटेंस आपके सामने आता है तो जो वर्ब है, वर्ब उस सेंटेंस में 6 मुख्तलिफ शक्लों में आपके सामने आ सकता है। 6 डिफरेंट फॉर्म्स में। तो हम ये कहेंगे कि एक्चुअली 6 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आर देयर। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। वर्ब 6 सूरतों में। जैसे देखिए गो है, तो गो टू गो की सूरत में आपको नज़र आ रहा है। जैसे आई एम टू गो, तो टू गो की सूरत में। गो है, तो हम कहते हैं दे गो टू प्ले हॉकी, तो गो। गोज़, शी गोज़ टू कॉलेज। वेंट, आई वेंट टू सिनेमा। गॉन, दे हैव गॉन टू सिनेमा। गोइंग, द पीपल आर गोइंग टू परफॉर्म हज। आप देख रहे हैं कि या तो आपको वर्ब जो है वो टू गो की सूरत में
या गो की सूरत में अकेले, या गोज की सूरत में, या वेंट की सूरत में, या गॉन की सूरत में, या गोइंग की सूरत में मिलता है। इसका मतलब है कि हमें वर्ब की 6 फॉर्म्स मिलती हैं। अगर हम इसी को ज़हन में रख लें, जैसे टू गो था तो टू प्ले, जैसे गो है तो प्ले, जैसे गोज है तो प्लेज, जैसे वेंट है तो हम कहते हैं प्लेड, यानी हैज़, हैव, हैड लगाकर प्लेड। और इसी तरह से जो गॉन है तो हैज़, हैव, गॉन आ जाता है, और वेंट है तो ही वेंट, एंड सो ऑन। गोइंग है तो दे आर गोइंग, तो हम यहाँ पर गोइंग जो है प्लेइंग लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि वर्ब जो होता है वो 6 मुख्तलिफ फॉर्म्स में अपीयर होता है। तो हम बेसिकली कहते हैं, अब फॉर्म्स का मतलब होता है अपीयरेंस, किसी भी चीज़ कितनी शक्लों में अपीयर होती है। जैसे हम कहते हैं जी यूनिफॉर्म, तो यूनि का मतलब सेम होता है और फॉर्म का मतलब शक्ल, यानी हैविंग द सेम अपीयरेंस, तो यूनिफॉर्म है। तो इसी तरह से जो वर्ब होता है वो 6 डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे सामने अपीयर होता है। अब हमारा मकसद ये होता है कि हमने वहाँ पर जो है वो कौन सी वाली फॉर्म अप्लाई करनी, यानी बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ इतना सा है कि हाउ टू यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम वर्ब की सही फॉर्म को, ये जो 6 इंजन का जिक्र हमने किया तो उनमें से कौन सा वाला हमने लगाना है। इसी मकसद के लिए ये जो मतलब 4 पार्ट्स हैं बनाए गए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको ना सिर्फ एंजॉय करोगे, आपकी लर्निंग में इजाफा होगा और आपकी जो राइटिंग है और स्पीकिंग है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगी। हम यहाँ पर कहते हैं अ पाथवे टू यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अमंग द 6। ये जो 6 वर्ब की फॉर्म्स हैं ना, इनमें से जो सही फॉर्म है उसको इस्तेमाल करना। लीजिए जी, अब हमारे पास ये चंद एक क्लूज हैं, ओके, ये क्लूज होते हैं वो हमारे पास जो 80 प्लस जो है ना, उनके उनकी परसेंटेज होती है कि ठीक है जी इतने परसेंट, जो कि कोई भी जो रूल होता है ना वो 100% तो होता है कोई नहीं। तो ये क्लूज हैं, क्लूज का मतलब है दीज आर सम इंडिकेटर्स, कुछ ऐसी निशानियां जिनकी वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा सकते हैं, यूजुअली कौन सी फॉर्म आती है। देखिए हमारे पास है क्लू नंबर 1, इसमें है अगो, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम। लास्ट प्लस टाइम का मतलब है लास्ट संडे हो सकता है, लास्ट इवनिंग हो सकता है, लास्ट मॉर्निंग हो सकता है, लास्ट यस्टरडे हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है। जब कभी भी आपको किसी सेंटेंस में अगो, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम मिलेगा, वहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यानी हम प्ले नहीं लगाएंगे, प्लेड लगाएंगे। हम गो नहीं लगाएंगे, वेंट लगाएंगे। हम टीच नहीं लगाएंगे, टॉट लगाएंगे। तो अगो, यस्टरडे और लास्ट प्लस टाइम की मौजूदगी में हमने वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों देखो जरा, अब एग्जांपल्स हम इसकी पुट करते हैं। आई सॉ हिम यस्टरडे, आपके पास यस्टरडे इस्तेमाल हो रहा है। इस यस्टरडे ने आपको बताया, इंडिकेट किया, बताया कि आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी, यानी सॉ, सी नहीं लगानी, सॉ लगानी। सॉ क्यों लगानी? क्योंकि मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, हम पास्ट पे बात कर रहे हैं। तो सॉ है SAW, आई सॉ हिम यस्टरडे, यस्टरडे की वजह से आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करना है। एक चीज याद रख लीजिए जरा, इंग्लिश के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो करेक्शन होती है। इफ यू आर एबल टू यूज द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब एंड आल्सो द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट मीन कि आप जो है ना एक्सपर्टीज की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर एक और आपको बात बता दूं कि देखिए मैंने इसको पढ़ा है सौ, इसको कुछ लोग सा भी पढ़ते हैं, SADU, मतलब अगर हम मतलब अपने पंजाबी या सराइकी के लहजे में गए ना तो हम कहते हैं सा। तो थोड़ा सा आइडिया हमें जहन में रखना पड़ता है कि अगर एक टिप आप लोगों को दे रहा हूँ कि अगर किसी सेंटेंस के आखिर में AW आ जाए या ALL आ जाए या ALK आ जाए, AW, ALL या ALK, तो वहां पर लिप्स को राउंड कर लेते हैं। सा की जगह पर सौ, LAW लॉ, इसी तरह से वॉल, WALL वॉल, हम वाल नहीं कहेंगे, वॉल। इसी तरह से स्मॉल, ऐसे ही अगर वॉक है तो WALK, वॉक की बजाय वॉक। जी, तो आपने देखा कि यस्टरडे की वजह से हमने सेकंड फॉर्म लगाई। दूसरा सेंटेंस देख लीजिएगा, यहाँ पर अगो है, अगो बता रहा है दैट यू हैव टू अप्लाई द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी आपने मेट लगाना है, मीट की जगह पर मेट। नेक्स्ट आप देखिएगा जरा, लास्ट संडे आ रहा है, लास्ट प्लस टाइम हमने बोला था, जब भी लास्ट प्लस टाइम आएगा हम वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ऑफर्ड। यहाँ पर एक और चीज बता दूं, आमतौर पर कभी कभी ऐसा होता है वो लिख देते हैं दे हैव ऑफर्ड प्रेयर लास्ट संडे। याद रखिएगा लास्ट संडे आ रहा है, आप हैव को उड़ा दें, आप सिंपल लिखें दे ऑफर्ड प्रेयर लास्ट संडे। जी, अब देखिए ज़रा यहाँ पर क्लू नंबर 2 है। क्लू नंबर 2 में हम बात करते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में नाउ आ जाता है या एड प्रेजेंट आ जाता है या दीज डेज आ जाता है, ये क्लूज थोड़ा सा ना आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। अगर 2-4 दफ़ा दोहराएंगे ना तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू, इनको याद रखना आसान हो जाएगा।
हम ये बात करते हैं कि नाउ है, एट प्रेजेंट है, दीज डेज है। जब कभी किसी सेंटेंस में ये इस्तेमाल होंगे, आप वहां पर इज, आर, एम और प्रोग्रेसिव फॉर्म लगाएंगे। प्रोग्रेसिव फॉर्म जैसे ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, प्रोग्रेसिव फॉर्म का मतलब है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना, ये प्रोग्रेसिव फॉर्म कहलाती है। अब व्यूअर्स देखिएगा जरा, हमारे पास है सेंटेंस, नो द बॉयज आर राइटिंग अ लेटर। अगर से लेटर लिखने का दौर तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी आजकल बहुत सारे ऑफिशियल्स लेटर लिखे जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पर नव की वजह से आप लोग आर राइटिंग लिख रहे हैं, बॉयज हैं तो आर लगा रहे हैं आप। नव द बॉयज आर राइटिंग, इसका मतलब है इज आर एम में से कोई यूज करके साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म लगाई जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, द एक्टर्स आर परफॉर्मिंग वेल एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से आप आर परफॉर्मिंग कर रहे हैं, यानी इज आर एम लगा के साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म लगा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 में देखें, दीज डेज, आजकल, ऑल आर इंजॉइंग होम फूड, सारे घर का खाना खा रहे हैं। अब चूंकि या तो होटल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, वहाँ पर खाना शाना मतलब अवेलेबिलिटी कोई नहीं, कोरोना ने कहा कि चलो भी घर में स्टे कराओ लोग। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि हम जंक फूड से और बहुत सारी आज है ना वो गलत किस्म की फूड से बचे हुए हैं। तो दीज डेज, आजकल, ऑल आर इंजॉइंग होम फूड, दीज डेज आ रहे, आपने यहाँ पर इज आर एम लगाया, साथ में प्रोग्रेसिव फॉर्म का इस्तेमाल किया। व्यूअर्स आपको अंदाजा तो हो रहा होगा कि हमने ये पॉइंट लिया था कि नाउ है, एट प्रेजेंट है, दीज डेज है, इसकी मौजूदगी में इज, आर, एम और प्रोग्रेसिव फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास है क्लू नंबर 3। क्लू नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद। हमने कहा कि जब भी किसी सेंटेंस में सिंस आए या फॉर आ जाए, यानी सिंस है स्लैश फॉर, सिंस आ जाए या फॉर आ जाए प्लस टाइम आ जाए, तो हम वहां पर हैज या हैव लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव फॉर्म को यूज करना है, लेकिन हैज बीन या हैव बीन लगाना है। आपके पास आएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम। थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मिसाल हम इसके ले सकते हैं कि जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 2001, सिंस 1975, सिंस अक्टूबर। तो चूंकि अक्टूबर है, मंडे है, ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इस वजह से आप सिंस लगा रहे हो। फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पीरियड, यानी फॉर 2 days, फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर मेनी आवर्स, तो आप फॉर लगाते हैं। तो सिंस या फॉर का ये कंसेप्ट है। अब यहाँ पर हम एक सेंटेंस देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स हैव बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट कोविड-19 फॉर 3 months। फॉर आ रहा है, फॉर 3 months, साथ में 3 months आ रहा है। तो जब भी फॉर प्लस टाइम इस्तेमाल होगा, आप वहां पर हैव बीन, चूंकि गवर्नमेंट्स हैं तो हैव बीन स्ट्रगलिंग, प्रोग्रेसिव फॉर्म हैज हैव और बीन लगा दिया। सानिया मिर्जा हैज बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 2001। सिंस आ रहा है प्लस टाइम आ रहा है, आपने हैज बीन प्लेइंग। अच्छा आप जरा देखें, अगर आपको कोई सेंटेंस देता है कि दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर यू, अब गौर करें जरा, क्या यहाँ पर हैव बीन लगाना चाहिए? देखें बड़ी सादा सी बात है कि फॉर के बाद यू इस्तेमाल हो रहा है, यू को टाइम थोड़ी है, लिहाजा मोस्ट प्रोबेबली आपको ये करना है कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल फॉर यू। तो आप वहां पर हैज हैव बीन का नहीं, थोड़ा सा ख्याल इस चीज का रखना होता है कि फॉर है या सिंस है, उसके पास टाइम आना जरूरी है। अब क्लू नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्लू नंबर 4 में है ऑफन, नेवर, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, सम फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ को याद है, हम वहां पर वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। अच्छा ये एक्चुअल तो ये सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे जो हमारी स्लाइड है उसके काफ़ी बाद में रखा है, और इसकी सादा सी वजह ये थी, मैंने कहा ये ज़्यादा है थोड़े से, तो हमेशा हमें इजी से टफ की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ ऑफन इस्तेमाल हो रहे हैं ना, इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं जी इसको ऑफ्टन पढ़ना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि इसको ऑफन पढ़ना चाहिए। मैं ये आपसे कहता हूँ कि ऑफन और ऑफ्टन, बोथ ऑफ देम दे आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसके मुताबिक आप ऑफन कह लें, ऑफ्टन कह लें, आप ऑफन कह लें या ऑफ्टन कह लें, दोनों के दोनों दुरुस्त होंगे। आरपी रिसीव्ड प्रोनंसिएशन, इंग्लैंड का जो शाही खानदान है, जो बीबीसी है, जो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और जो सदन के इलाके के लोग हैं, वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसको रिसीव्ड प्रोनंसिएशन कहते हैं। और दुनिया में जहाँ पर भी लोग जो है वो इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, उसकी लर्निंग करते हैं,
वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज आरपी के एक्सेंट और डायलेक्ट को फॉलो करता है। जी, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये अब देखिए ज़रा, वी ऑफन लाइक रेस्ट, ऑफन आया। मैंने यहाँ पर ऐसा किया है कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको अंडरलाइन कर दिया, और जितने भी वर्ब्स हैं ना उनको मैंने रेड कलर में, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो वी ऑफन लाइक रेस्ट, यहाँ पर लाइक हम इसलिए लगा रहे हैं, वर्ब की पहली फॉर्म चूंकि ऑफन आ रहा है। शी ऑलवेज सॉरी, शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट कंप्यूटर। अब यहाँ पर चूंकि ऑलवेज आ रहा है, ऑलवेज की वजह से आप टॉक्स लगाओगे, टॉक्स, क्योंकि शी है ना, तो शी के साथ एस का इजाफा हम करते हैं। तो शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट कंप्यूटर, ऑलवेज की वजह से आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगाई। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पर देखें ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये फैक्ट है, एक हकीकत है, पूरी लाइन को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो जितने भी फैक्ट्स होते हैं वहां पर आप वर्ब की पहली फॉर्म को यूज करते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर अर्थ से पहले भी मैंने दा का इस्तेमाल किया हुआ है और सन से पहले भी दा लगाया हुआ है। पहली बात तो ये याद रख लीजिएगा ज़रा कि कायनात के अंदर, इन द यूनिवर्स, वो तमाम चीज़ें जो यूनिक होती हैं, जैसे अर्थ है, जैसे स्काई है, जैसे सन है, जैसे मून है, ये यूनिवर्सल जो है ना, ये ऐसी चीज़ें जो यूनिक हैं, लिहाजा इनसे पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं दी अर्थ, तो इसी तरह से द सन। अच्छा, एक और चीज़ है, अर्थ से पहले मैंने इसको दी बोला और सन से पहले मैंने द बोला। मैंने बोला दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बड़ी सादा सी बात है। सन जो है ना वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले आप दा बोलते हैं, और अर्थ का जो पहला लेटर है वो ई है जो कि वाउल है, तो वाउल से पहले आप दी बोलते हैं। दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जैसे द एंड ऑफ द न्यूज। अब देखते हैं द ब्रेव नेवर लूज हार्ट, नेवर की वजह से वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर फिर एक टिप आप लोगों के लिए है कि देखें, ब्रेव, ब्लाइंड, रिच, पुअर, ये जो इस तरह के अल्फाज होते हैं ना, ये एट द सेम टाइम नाउन भी होते हैं और उसके साथ साथ ये एडजेक्टिव भी होते हैं। तो वो तमाम अल्फाज जो एट द सेम टाइम नाउन भी हों और एडजेक्टिव भी हों, उनकी जमा बनाने के लिए एस या ई एस उनके साथ नहीं लगाते, बल्कि उनसे पहले दा लगाते हैं। आप कभी भी पुअर्स नहीं लगाएंगे, दा पुअर लगाएंगे, ब्रेव्स नहीं लगाएंगे, दा ब्रेव लगाएंगे, ब्लाइंड्स नहीं लगाएंगे, दा ब्लाइंड लगाएंगे। यस, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ों की जो है अवेयरनेस हुई है, और आप लोगों के कमेंट्स की मुझे ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू ओनली वन थिंग, दैट लर्निंग इज़ ए फन एंड लाइफ इज़ आल्सो ए फन, सो एंजॉय द लाइफ एंड द लर्निंग। थैंक्स अ लॉट, बी ब्लेस्ड एवर।